गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 18th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स मीन्स DCA एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स BFS। ये टॉपिक हमारे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इसका जो क्वेश्चंस मैंने जो देखा है मोस्टली जो पूछा जाता है वो है इसके शॉर्ट नोट। आपको DCA और BFS के बारे में पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और जो हमारा जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग तो आपसे कोई भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सटर्नल के अंदर। तो हम लोग पढ़ते हैं हमारे जो पहला जो टॉपिक है DCA के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड कम्युनिटिंग अ फेवरेबल पब्लिक इमेज फॉर हिज एम्प्लॉय और क्लाइंट। जो हमारे कॉर्पोरेट के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हमारे एम्प्लॉय और क्लाइंट की पब्लिक इमेज को क्रिएट करें और कम्युनिकेट करें। ही ऑफ्टन डज थ्रू मीडिया कंपनीज इज डिजाइन टू रिच इन्वेस्टर, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, इंडस्ट्री एनालिस्ट, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और ये सब हम किस तरीके से करते हैं कि कोई भी हम मीडिया कंपनी का यूज़ करते हैं या डिज़ाइन करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़ या इंडस्ट्री एनालिस्ट, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर स्टेक होल्डर्स तक पहुंच सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है स्ट्रेटेजी। ए पब्लिक रिलेशन मैनेजर मस्ट थिंक एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली। सी मस्ट कीप हर सेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंड्स ऑफ her company industry and anticipate potential problems so she can get her client message out first. The proactive approach can help soften the impact of potential bad news. It shows that the company is aware of market changes and other issues, has a plan to deal with them. A corporate affairs manager would also coordinate with the client's market meeting to ensure consistency between the client advertising message and its corporate affair message. For example, if the marketing department is targeting the youth market and with a branding campaign, the corporate affairs department must be aware to this as emphasizes the youth market in its media campaign. अगर हम जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स होते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचते रहते हैं, उसको प्लान करते रहते हैं, तो अगर हम लोग को अपने आप को अपडेट करना है तो हमें कंपनी की जो भी ट्रेंड्स है उससे अपडेट होना पड़ेगा और साथ साथ हमारी जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको हमारे क्लाइंट मैसेज के थ्रू देना पड़ेगा। ये हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम जो भी हमारी बैड न्यूज़ हैं उनको बहुत पोटेंशियल तरीके से उसको कन्वर्ट करें हमारी गुड न्यूज़ के अंदर। तो ये शो करती है कंपनी के उन अवेयर को जो कि मार्केट चेंजेस या कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो हमने प्लान किए थे या डील की थी उनसे। जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ एक मार्केट टीम के अंदर और वो इंश्योर करते हैं कि जो भी कंसिस्टेंसी है हमारे क्लाइंट एडवर्टाइजिंग मैसेज और हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मैसेज में वो पूरी हो। अगर हम एग्जांपल से समझते हैं तो इसको, तो अगर अब हम सोचते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने टारगेट किया है किसी यूथ मार्केट को अपनी ब्रांडिंग कंपेरिजन को लेके, तो जो कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो अवेयर करता है और इम्फाइज करता है यूथ मार्केट को किसी मीडिया के थ्रू। इसके बाद हम कंटेंट देखते हैं इसका। As a supervisor, the corporate affairs manager will review and edit press release written by the more junior members of her team. The BLS reports that manage something write content themselves if the press release is addressing a major corporate issue. In this role, she will consult with the senior management to make sure her message is consistent with its goal. Also, because social media channels are an important method of modern corporate communication, the corporate affairs manager must sign off on Facebook posts, tweets, and YouTube posts. Social media is instant and global, so it gives the corporate affairs department an opportunity to provide immediate updates on a company news and events. जो हमारे कंपनी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपरवाइज़र होते हैं वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर को रिव्यू देते हैं और अपनी जो भी उनको जो प्रेस देनी पड़ती है उसको एडिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो कि रिटर्न की जाती है हमारे जूनियर मेंबर्स से, जो कि हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं। जो BLS रिपोर्ट होती है वो मैनेजर उसके बिहाफ पे एक कंटेंट रेडी करता है और उसको प्रेस के थ्रू रिलीज़ करता है अपने कॉर्पोरेट इश्यूज़ के साथ। और ये जो रोल है इसे जो कंसल्ट होती है हमारे सीनियर मैनेजमेंट के साथ, उससे हम ये श्योर करते हैं कि जो भी मैसेज हमने कन्वे किया है वो हमारे गोल के बिहाफ पे है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे मॉडर्न कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। तो जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर है वो साइन ऑफ होता है फेसबुक पोस्ट से
ट्वीट करता है, वो यूट्यूब पोस्ट डालता है। और सोशल मीडिया जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंस्टेंटली ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट इसका फ़ायदा लेता है और उसके साथ साथ वो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती हैं वो उनके थ्रू प्रोवाइड करता है। जो भी कंपनी न्यूज़ है या कोई भी कंपनी इवेंट्स है वो उनके थ्रू अपडेट करता रहता है इन सोशल मीडिया के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है टीम लीडर। एक कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर यूजुअली लीड्स अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। ही मस्ट गिव डायरेक्शन टू हर टीम एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग देयर वर्क। It's her responsibility to ensure that the message is accurate and consistent with the company standards and goals. She also might have to oversee the monitoring and development of new team members. In addition, the corporate affairs manager serves as the conduit of communication between senior management and her team. अगर हम कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर की बात करें तो वो एक टीम में जो भी स्पेशलिस्ट है उससे वो लीड करते हैं और वो डायरेक्शन देते हैं अपनी टीम को और अपने जो भी उनका वर्क होता है उसके रिगार्डिंग उनको रेस्पॉन्सिबल करते हैं और उसके बिहाफ पे वो उनका रिव्यू लेते रहते हैं। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जो भी मैसेज है उससे इंश्योर हो कि वो एक्यूरेट है और हमारी कंपनी के गोल्स और स्टैंडर्ड्स से कंसिस्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी हमारे मैसेज होते हैं उनके रिगार्डिंग हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हम अपने टीम मेंबर्स को डेवलपमेंट करते हैं। साथ साथ हमारे जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर हैं वो सर्व करते हैं और कंडक्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि किसी सीनियर मैनेजमेंट और उसकी टीम के बीच में होता है। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? तो हम बता रहे हैं कि जो BLS रिपोर्ट होती है पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर टिपिकली नीड अ बैचलर डिग्री प्रेफरेबली इन द पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन इंग्लिश और बिजनेस। Courses in advertising, business administration, public affairs, public speaking, political science and creative, the technical writing are helpful. Some employees prefer master in public relation or journalism. In 2010, about 24% of the public relation manager had a master degree. Managers should have several years of experience in public relation. The BLS also notes the Public Relations Society of America offers a certification program for the public relation managers that is based on the years of experience on the passing an exam. In addition, the accredited business communicator credential is available from the International Association of the Business Communicators. अगर हम BLS की बात करें है ना, तो जो BLS रिपोर्ट होती है वो हमारे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के थ्रू होती है और उसके अंदर हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर उसमें इंक्लूड होते हैं और उनके पास जो डिग्री होती है, अगर डिग्री की बात करें तो उनके पास बैचलर डिग्री होती है जो उनको नीड होती है और उससे क्या है वो अपने एक पब्लिक रिलेशन बनाते हैं और वो प्रीफर करते हैं उन पब्लिक रिलेशन को, जर्नलिज्म को और कम्युनिकेशन को, इंग्लिश को और बिज़नेस को। अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन देखें तो जो एडवर्टाइजिंग होती है, जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी पब्लिक अफेयर्स होते हैं या जो भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, वो एक उसको क्रिएटिव और टेक्निकल राइटिंग के थ्रू हेल्पफुल बनाते हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं मास्टर डिग्री को किसी पब्लिक रिलेशन या जर्नलिज्म के अंदर। 2010 के अंदर हमने देखा कि 20% जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर हैं उन्होंने मास्टर डिग्री ली और वो जो मैनेजर्स थे उन्होंने सेवरल ईयर्स तक उस पर एक्सपीरियंस किया पब्लिक रिलेशन के अंदर। बहुत सारे साल का उनको एक्सपीरियंस हो गया था पब्लिक रिलेशन के अंदर। तो जो BLS है वो नोट करती है हमारे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका को, जो ऑफ़र करता है एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स के लिए जो बेस्ड होता है उनके एक्सपीरियंस और उनके एग्ज़ाम पास होने से। अगर हम देखें तो जो एक्रीडेटेड बिजनेस कम्युनिकेटर हैं वो एक क्रेडेंटल को अवेलेबल करते हैं हमारे किससे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर से। इसके बाद जो हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, वो है हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जिसको हम BFS कहते हैं। ए फाइनेंशियल सिस्टम is a system that allows the exchange of funds between lenders, investors and borrowers. Finance system operate at national and global level. They consist of complex, closely related service market and institution intended to provide an efficient and regular linkage between investors and depositor. जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है हमारे फंड्स को एक्सचेंज करने के लिए किसके बीच में, लैंडर्स, इन्वेस्टर और बोरोअर्स के बीच में। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑपरेट होता है नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ क्लोजली रिलेटेड सर्विसेज, मार्केट और इंस्टीट्यूशन इंटेंड होते हैं
जो हमें बहुत एफिशिएंट और रेगुलर लिंकेज बताते हैं किसी इन्वेस्टर और डिपॉजिटर के बिहाफ पे। मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस आर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फाइनेंशियल सिस्टम। दे सर्व एज अ मीडियम ऑफ नॉन वैल्यू ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज एज एन अल्टरनेटिव ऑफ बटरिंग। A modern financial system may include banks, public sector and private sector, financial market, financial institution and financial services. Financial system also funds to be allocated, invested and move between economic sector. They enables individual and companies to share the associate risk. जो भी मनी या क्रेडिट जो भी फाइनेंस होता है वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता है और इसके सर्व के बेस से हम जो भी मीडियम यूज़ करते हैं वो हमारी जो भी गुड्स और सर्विस है उसके वैल्यू पे होता है, जो कि हम किसी अल्टरनेटिव या बार्टरिंग से हम उसको एक्सचेंज करते हैं। जो हमारा मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड है। और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि हम उसको एलोकेट करें, इन्वेस्ट करें और मूव करें किसी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। और वो इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, कि वो शेयर जो भी हैं वो किससे एसोसिएटेड हों उनके रिस्क से। एज एन अल्टरनेटिव टू बटरिंग अ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो अल्टरनेटिव था बार्टरिंग के बिहाफ पे, तो इसके बिहाफ पे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड हुआ जिसके अंदर बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड किया गया। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ और सर्विसेज। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ है, सर्विसेज का सेट है। सर्विसेज आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो सर्विसेज हैं वो एक साथ काम करती हैं और हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने में काम आती हैं। द सिस्टम अलाउज ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन सेवर्स एंड बोरर्स। ये सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम मनी का ट्रांसफ़र करें सेवर्स और बोरर्स के बीच में। इट इज़ एप्लीकेबल एट ग्लोबल, रीजनल एंड फर्म लेवल। यह एप्लीकेबल होता है हमारे ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और फर्म लेवल पे। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, प्रैक्टिसेज एंड ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, प्रैक्टिसेज एंड ट्रांजेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्मुलेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट जनरेशन the financial services for members and clients. It is also termed as financial intermediary because they act as a middleman between the savers and borrowers. अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की, तो उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैपिटल को फॉर्मुलेट करना, इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट जनरेट करना। फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो मेंबर्स और क्लाइंट्स करते हैं। अगर हम टर्म पढ़ते हैं जब भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के रिगार्डिंग, तो वो क्या करता है, एक एक्ट प्ले रोल करता है मिडल मैन का, किसके बीच में? हमारे सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। इट ब्रिज द गैप बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू द एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड्स। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाता है, जो कि हमें उस फंड को एफिशिएंट मोबिलाइज करने और उस फंड को एलोकेट करने में काम आता है। इट हेल्प्स अ बिजनेस इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारे बिज़नेस के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प होता है। ये हेल्प करता है कि हम रिस्क को मिनिमाइज करें और रिस्क को एफिशिएंटली एलोकेट करें। ये हेल्प करता है बिज़नेस को लिक्विडेट करने के लिए उनके फंड से। ये फैसिलिटेट्स करता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, किसके थ्रू? हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोविजन के थ्रू। ये फैसिलिटेट करता है कि हम फाइनेंशियल एसेट्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रेड करें और डेवलप करें और रेगुलेट करें हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को। ये हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को रेज करने के लिए। ये प्रोवाइड करता है हमारे को इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस देने के लिए। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट एम्फेसाइज होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को जो स्ट्रक्चर है वो मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। तो बैंक क्या है? बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है मनी के रूप में। अब हम बात करें तो स्ट्रक्चर है जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का वो इस तरीके से है। जो RBI है वो हमारा सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी है, और रिजर्व बैंक के बाद तीन अपने डायग्राम में देख रहे होंगे, तो तीन जो बैंक्स उसके अंडर होते हैं वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर हम कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के होते हैं,
अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप है, जिसमें एसबीआई और उसके जितने भी एसोसिएट बैंक्स हैं, मीन्स एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सारे क्या हैं, उसके एसोसिएट बैंक्स हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर दो तरीके से है हमारे। कुछ प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सारे हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। और फॉरेन बैंक्स की बात करें तो एक्सिम बैंक है ना, बार्कलेज बैंक, ये सारी हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है। अगर हम बात करें थे जो पब्लिक सेक्टर का बैंक था वो एक एसबीआई ग्रुप से है और दूसरा अदर नेशनलाइज्ड बैंक से है। अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें तो हमारे पास जो पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है, कैनरा बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सारे हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। रीजनल बैंक्स को हम आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो तीन तरीके से काम करती है। एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और दूसरे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है। तो ये हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इन सारे सब पूरे स्ट्रक्चर को एक एक करके रीड करते हैं जल्दी जल्दी। आरबीआई क्या है? आरबीआई किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक है जो कि उस कंट्री के अंदर जो भी मॉनेटरी है और जो भी बैंकिंग अथॉरिटी है वो पूरा करती है और कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर। जो रिजर्व बैंक है उसको अंदर जो भी कॉमर्शियल बैंक्स के जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको रखा जाता है। कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक्स मोबिलाइज करती है हमारी सेविंग को, ठीक है। और साथ साथ जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके थ्रू हमारी जो भी लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रियल है या कोई भी ट्रेडिंग यूनिट्स है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करती है। कॉमर्शियल बैंक्स इंडिया के अंदर लार्जली इंडियन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं और कुछ फॉरेन बैंक्स हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के अंदर 92% जो एंटायर बैंकिंग बिजनेस होता है वो किसी इंडिया के अंदर होता है और उसके अंदर कोई भी डोमिनेंट पोजीशन के अंदर कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई होता है। अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के अंदर मैं बात किया था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके 7 एसोसिएट बैंक्स उसके साथ हैं और अदर 19 बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो टोटल वो 9 नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं और एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स है। इसके बाद हम बात करें तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? द शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर enshrined in the second schedule of the RBI Act 1934. These banks have a paid up capital and reserve of an aggregate value of not less than rupees 5 lakh. They have to satisfy the RBI and their affairs are carried out in the interest of their depositors. अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो शेड्यूल बैंक क्या है कि जो RBI एक्ट के अंदर हमारा जो भी सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर लिस्टेड जितने भी बैंक्स हैं वो क्या हैं? हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं। जो कि जो RBI एक्ट है 1934 के अंदर, RBI एक्ट के 1934 कि जो भी शेड्यूल था, सेकंड शेड्यूल था, उसके अंदर जितने भी जो बैंक्स रजिस्टर्ड हैं वो शेड्यूल बैंक्स होते हैं। जो बैंक्स हैं उनका जो पेड अप कैपिटल होता है और जो रिजर्व होता है वो 5 लाख से ज़्यादा का होता है, 5 लाख से कम का नहीं होता है। और ये सेटिस्फाई करती हैं आरबीआई को और कैरी करती हैं जो भी इंटरेस्ट होता है किसी डिपॉजिटर का। जितने भी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इंडियन या फॉरेन या आरआरबी या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि हमारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए और प्रेजेंट के अंदर ओनली ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी के अंदर हमारी कंट्री का ओनली 3 बैंक्स हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है रीजनल रूरल बैंक्स। द आरआरबी इज़ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ बैंक्स came into existence in the middle of 1970, sponsored by the individual nationalized commercial banks with the objective of developing a rural economy by providing credit and deposit facilities for agriculture and other productive activities of all kinds in rural areas. अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी न्यूएस्ट फॉर्म है किसी बैंक का जो कि एग्जिस्टेंस हुई थी 1970 के अंदर और इसको जो स्पॉन्सर किया था वो किसने किया था? जितने भी जो भी हमारे इंडिविजुअल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक से उन्होंने। और इसको स्पॉन्सर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर हम क्रेडिट प्रोवाइड करें और डिपॉजिट फैसिलिटी दें हमारे एग्रीकल्चर्स को और साथ साथ जो भी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको इन रूरल एरियाज़ के अंदर। द एम्फासिस इज़ ऑन प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, रूरल आर्टिसियंस एंड अदर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज़। ये एम्फाइज करता है और प्रोवाइड करता है कुछ फैसिलिटीज़ हमारे
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, रूरल आर्टिशियंस को और जो भी रूरल एज के अंदर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। अदर फीचर्स की बात करें आरआरबी की, तो देयर एरिया आर ऑपरेशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफाइड रीजन कंप्राइजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन एनी स्टेट। इनका जो एरिया होता है ऑपरेशन करने का या ऑपरेट करने का किसी को, तो वो एक स्पेसिफाइड रीजन में होता है और ये कंप्राइज होते हैं या तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर। ये लीडिंग करते हैं उन रेट्स को जो कि हायर नहीं होती है और ये प्रिवेलिंग करते हैं उन रेट्स को अपनी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। जो इनका पेडअप कैपिटल होता है रूरल बैंक का वो 25 लाख होता है और जो 50% कंट्रीब्यूट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 15% किसका होता है, इसके स्टेट गवर्नमेंट का होता है। 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका हो गया, सेंट्रल बैंक का, और जो रिमेनिंग 50% है उसमें से 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% जो भी स्पॉन्सर कर रही है पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स उनका, और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो आरआरबी उनको सेट करे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बैंक्स आर हेल्ड बाय हायर लेवल एजेंसी, द स्पॉन्सरिंग बैंक्स एंड लैंड देम फंड्स एंड आर एडवाइज द ट्रेन देयर सीनियर स्टाफ इन The NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, gives their short-term and medium-term loans, thereby has kept CRR cash reserve requirement at them at 3% and SLR at the 25% their total net liabilities, where for other commercial banks the required minimum ratio have been varied over time. अगर ये बैंक्स की बात करें तो ये हेल्प करती है हमारी हायर लेवल एजेंसीज़ को, जो कि कोई बैंक स्पॉन्सर करता है उनके फंड से, जो उनको एडवाइस करता है उनके सीनियर स्टाफ से। तो जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, वो इन बैंक्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स देती है। और आरबीआई क्या करती है, जो आरबीआई जो इसके रिगार्डिंग जो सीआरआर रखती है, मीन्स कैश रिजर्व रखती है, वो कितना रखती है 3% का, और जो स्टेचुरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट रखती है वो कितनी रखती है 25% का उनकी टोटल नेट लाइबिलिटीज़ से। अगर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो भी मिनिमम रेशियो होता है इन दो रेशियो के रिगार्डिंग, सीआरआर और एसएल के रिगार्डिंग, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट्स। द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग इज द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पर्टिकुलर एंड द रूरल सेक्टर इज जनरल। कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं किसी प्रोविज़न के अंदर, जो कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के अंदर किसी स्टेट के अंदर होते हैं। ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल सेक्टर को जनरल तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी कंट्री के अंदर ऑपरेट होते हैं किसी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जो दो सेपरेट कोऑपरेटिव एजेंसी हैं उनका जो प्रोविज़न होता है वो होता है एग्रीकल्चर को क्रेडिट देना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, और उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट की भी फैसिलिटी कराना। इसके बाद है कि द एपेक्स इज़ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एससीबी कॉर्पोरेशन बिंग एज स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया एज द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स सीसीबीज एंड द विलेज लेवल आर द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी मीन्स पैक्स। जो एपेक्स है हमारा, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मीन्स जो पर्टिकुलर इंडिया के किसी स्टेट को कोऑपरेट करता है, वो एक इंटरमीडिएट के रूप में किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको वो कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। द फंड्स ऑफ द आरबीआई मेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर actually pass through the SCBs and CCBs originally based in the rural sector. The cooperative credit movements has now spread to urban areas also, and there are many urban cooperative banks coming under SCBs. जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी फंड्स होते हैं आरबीआई के थ्रू वो इन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एससीबी और सीसीबी के थ्रू पास होते हैं। और जो रूरल सेक्टर है वो ओरिजिनली इन पे बेस होते हैं इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ पे, और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट होता है वो स्प्रेड करता है अर्बन एरियाज़ को भी, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर काम करते हैं, किसके अंदर, एससीबी के अंदर, मीन्स हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आज का जो टॉपिक था उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।